Welcome, lecture 22 of Industrial Engineering. We are in unit 3 and that is Engineering Economics and Inventory Control. And currently we are studying techniques for evaluation of capital investment. Myself Sanjay Tiwari and I am working as Associate Professor in BN College of Engineering and Technology, Lucknow. So, let us move to our course content. And today we will start a very new and very interesting topic, that is techniques for evaluation of capital investment. So, before starting the topic, we should understand that what is the investment. क्या है investment? जब भी हम किसी काम को शुरू करने चलते हैं और उसमें कोई एसेट इन्वॉल्व है, तो उस एसेट को बनाने के लिए, उस एसेट को प्रोक्योर करने के लिए हमें कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो, बट हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ओनली। ओके, सो सपोज दैट हमारे पास कोई एक फंड है, कुछ पैसा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास सपोज दैट 10 लाख रुपीज़ अवेलेबल हैं और इस फंड से आप कुछ काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट हों भी, आपके इंटरेस्ट का हो, आप तीनों ही काम कर सकते हैं। सपोज दैट प्रोजेक्ट एक्स है, वाई है एंड जेड है, इस टाइप का है। तीन तरह के काम आपके सामने हैं, तीन तरह के प्लान हैं और उस तीनों प्लान में आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी एक में जाना है, 10 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इन तीनों में से विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू? ठीक है, तो इसी को अगर हम इवेलुएट कर पाएँ कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट, द बेस्ट प्लान फॉर मी विद अवेलेबल फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो इसी चीज़ को हम यहाँ स्टडी करने चल रहे हैं। इट मीन्स कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ ज़रूर होता है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ फ़ायदे होने चाहिए, कुछ फाइनेंशियल टर्म में होने चाहिए, तभी इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट मीन्स व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स लेइंग आउट द मनी on an activity or a project with the expectation of some benefit. Without benefit हम कुछ भी फाइनेंस तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्या क्या मेजर इशू हैं इस बात को डिसाइड करने में कि XYZ 3 प्रोजेक्ट हैं, इसमें कौन सा प्रोजेक्ट हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेजर इशूज़ क्या दिखाई पड़ रहे हैं कि पहला बात क्या है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होगा उसका एक टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में उसमें कुछ कैश फ्लो होगा। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब क्या है कि उस प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट हमें डालना भी पड़ेगा। कुछ स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ स्टार्टिंग में कैश का इनफ्लो होगा प्रोजेक्ट में, कुछ इन बिटवीन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इस तरह से कई बार हमें उसमें इनपुट करने पड़ेंगे फाइनेंस को, उसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट से टाइम टू टाइम हमें मनी रिकवर हो, पैसा मिले, उसे हम कैश का आउटफ्लो कहेंगे। जब प्रोजेक्ट से पैसा बाहर आएगा उसे आउटफ्लो कहेंगे और प्रोजेक्ट में जब पैसा जाएगा उसे इनफ्लो कहेंगे। इट मीन्स कि एक प्रोजेक्ट में कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों चलता रहेगा, उसी आउटफ्लो इनफ्लो को हम कैश फ्लो कह रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो में दोनों हो सकता है कि आउटफ्लो भी हो सकता है और इनफ्लो भी हो सकता है। अभी आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये एक है। तो जब तक हम ये ना देख पाएँ कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसमें कैश का जो आउटफ्लो है वो हर साल होने वाला है कि 5 साल 6 साल के बाद ही होने वाला है, कितने टाइम के बाद होने वाला है, जब तक ये सब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तीनों के लिए, तब तक बड़ा मुश्किल है सेलेक्ट करना। दूसरा काम क्या है? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी कैलकुलेशंस रहेगी। क्योंकि जो कुछ मनी हम आज इन्वेस्ट करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में, आज उस मनी की कुछ कीमत है। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बाद भी उस मनी की उतनी ही कीमत हो? जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज दैट मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ बोरो किया, उधार लिया, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद मैं वही 10,000 रुपीज़ आपको वापस कर दे रहा हूँ। जो प्रिंसिपल अमाउंट था वही मैंने वापस कर दिया। क्या आपको एक्सेप्टेड होगा? इट मीन्स आपको ऐसा एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप कहेंगे 10 साल में तो हमें इस पर काफ़ी कुछ इंटरेस्ट मिलता, अगर मैं इसको बैंक में भी रखे रहता तो भी। इट मीन्स उस 10,000 रुपीज़ की परचेजिंग कैपेसिटी आज अलग है और आफ्टर 10 ईयर उसे 10,000 रुपीज़ की परचेजिंग कैपेसिटी कुछ अलग होगी। इट मीन्स
टाइम के साथ साथ जो मनी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। इसी को हम कह रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू, है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के साथ मनी का जो चेंजेज है, उसकी वैल्यू का जो चेंजेज है, वैल्यू का मतलब सिंपल सा है, परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी बाबा कहते हैं कि हमारे ज़माने में गोल्ड की कीमत ये थी, हम कहते हैं हमारे ज़माने में गोल्ड की कीमत इतनी है। तो गोल्ड का क्वांटिटी तो उतनी है, बस उस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए पहले इतना अमाउंट चाहिए था, आज इतना अमाउंट चाहिए, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। अच्छा, इसी को देखने के लिए हम कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें 6 फॉर्मूले हैं, द 6 रेट ऑफ रिटर्न फार्मूला, ठीक है। एक बात और डिस्कस हो चुकी है, इसको हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, डिप्रिसिएशन, किसी भी एसेट का वैल्यू का कम होना, डिप्रिसिएशन। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये भी डिपेंड कर सकता है कि तीनों हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की क्या टैक्स प्लान्स हैं, किस तरह का टैक्स हम पे अप्लीकेबल है। तो करंट एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन ऑल दीज प्रोजेक्ट, जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, इसकी स्टडी प्रॉपर नहीं होगी, ये काम ही मुश्किल होगा, ठीक। सिमिलरली जब इतना सब मालूम चल जाएगा तो हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस का कुछ मेन इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं, नेट प्रेजेंट वर्थ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, इस टाइप से कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। और इन सारी स्टडी के बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ये 10 लाख रुपए इनमें से किस में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको स्टडी करने का ये लॉजिक है कि इसको स्टडी हम इसलिए करने चल रहे हैं, ठीक। ओके, देन व्हाट इज़ द कैश फ्लो, डिस्कस कर चुके हैं। हाउ कैश फ्लो इज जनरेटेड, कैसे कैश फ्लो जनरेट होता है, ये ज़रा देखना है। इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेके देखें कि कैश फ्लो का मतलब क्या है। सपोज दैट एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि हाउ कैश फ्लो इज जनरेटेड। एग्जाम्पल क्या है, ए मशीन कॉस्ट ₹10 लाख, इट प्रोड्यूसेस 100 पीस पर डे, ईच पीस इज सोल्ड ऑफ ₹25, है ना। इसको ज़रा डाटा को ग्राफ पे ले आए, ठीक है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एवरेज ₹5,000 पर डे, एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज पर ईयर, व्हाट वुड बी द प्रोफाइल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगर एक मशीन इस तरीके से काम करती है तो वो अगले 5 साल तक उसका प्रोफाइल क्या होगा, कब कब पैसा आएगा, कब कब जाएगा, कितना आएगा, कितना जाएगा। हर साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर जब अपना हम एंड करेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, तो उसका कैसा दिखाई पड़ेगा। हम आज अगर अगला 5 साल देख पाएँ तब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस काम को करना है या नहीं करना है। जैसे यहाँ देखा जा रहा है, तो अगर कहा जाए रेवेन्यू पर ईयर कितना हो रहा है, तो आपने कहा भाई 100 पीस पर डे मैन्युफैक्चर हो रहा है, 1 पीस की कीमत 25,000 है, 25 रुपीज़ है, और क्योंकि 300 वर्किंग डे है एक साल में, तो इतना अमाउंट, दिस इज़ द एक रेवेन्यू पर ईयर, इतना अमाउंट हमें उस प्रोडक्ट को सेल करके एक साल में हमें मिल रहा है, पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस क्या है कि एक्सपेंसेस के लिए बोला गया है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एवरेज ₹500 पर डे। एक दिन में 500 रुपये हमारा कुछ मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है, मशीन की ऑयलिंग ग्रीसिंग पे, कुछ मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है। 300 वर्किंग डेज है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ दिख रहा है कि 1.5 लाख रुपये हमारा एक्सपेंसेस है पर ईयर का। तो अगर कोई कहा जाए कि नेट प्रॉफिट या नेट पॉजिटिव हमें पैसा कितना मिला, तो 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपीज़ हमारा रेवेन्यू हुआ एंड 1.5 लाख रुपीज़ हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। तो नेट रेवेन्यू पर ईयर हमारे पास कितना आया, 6 लाख रुपीज़। अब हर साल के अंत में हम देखेंगे कि हमें 6 लाख रुपए हमें मिले हैं, है ना। इसी सब डाटा को अगर हम ग्राफ पे लेके प्लॉट करें तो हम क्या कहेंगे कि हमने एक मशीन को 10 लाख में ख़रीदा। कब ख़रीदा, जीरो टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे। तो हमने 10 लाख रुपीज़ इस पर खर्च किया, ठीक है। इसको कह सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। दिस इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, है ना। और ये मालूम चल रहा है कि हर साल हमें इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद 6 लाख रुपीज़ मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 6 लाख रुपीज़ पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 हमें यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ मिल रहा है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि कैश फ्लो डायग्राम है। आज यहाँ पर आपने देखा कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा
अगले 5 साल में इस तरीके से हमारा इसमें से रिटर्न आ रहा है। अगर सर्विस लाइफ 5 ईयर ही है तो इस 10 लाख की मशीन को कुछ सेल्वेज वैल्यू होगी, इसको हम बेच सकते हैं, कितना डिप्रिसिएट हुआ है ये निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि कैश फ्लो डायग्राम को कैसे हम बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसका मकसद क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जैसे डिस्कस हुआ कि आज 1 रुपये की जो कीमत है वो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 5 ईयर नहीं रहेगी। आपको जो सामान आज 10 रुपीज़ में मिल रहा है वही सामान उतनी ही क्वांटिटी आपसे कुछ सालों के बाद वो 10 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। मीन्स वो वैल्यू उसको चेंज हो रही है, किसी भी मनी की वैल्यू। तो यहाँ ज़रा समझें क्या कहना है हम कि ए रुपी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन ए रुपी आफ्टर 1 ईयर। ठीक, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स को समझा जाए कि ऐसा क्या रीजन्स है ना। ऐसा इसलिए रीज़न है कि जो मनी हमारे पास है वो कुछ अर्न कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, आज वो 100 रुपीज़ हैं तो आज से 5 साल बाद भी वो 100 रुपीज़ ही रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसे कुछ भी ना करें, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बिकॉज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी आफ्टर 5 ईयर्स वो 100 रुपीज़ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन रहेगा। तो जो ऐड ऑन रहेगा इसका मतलब आज का 100 रुपीज़ हो सकता है 5 साल के बाद का 120 रुपीज़ हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि आज का 100 रुपीज़ 5 साल के बाद 120 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है ना, तो ये ऐसा एक रीज़न हो सकता है। कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ हैं, मनी के साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है, उसको कंपनी प्रॉफिट में चली गई, लॉस में चली गई, वर्ल्ड की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी कुछ ऊपर नीचे हो गई, है ना, तो इसके बेसिस पे भी डिपेंड कर सकता है। इन्फ्लेशन रेट क्या है, आपका जो करेंसी है उस करेंसी का इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो चेंज होता रहता है ना। तो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मीन्स इसको हम फाइनली कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, द मनी रिसीव्ड टुडे हैज़ मोर परचेजिंग पावर देन द मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज जो आपके पास मनी है उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ सकते हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस पार्ट पे आते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, किन किन मेथड्स पे कैलकुलेट करेंगे। मनी का टाइम वैल्यू के साथ मनी का जो टाइम वैल्यू चेंज किस तरीके से हो रहा है, तो सिंपल एक ही तरीका है इसको समझने का कि हम एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर लें। जैसे बैंक में होता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट बताया गया कि हम 5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको मनी देंगे या लेंगे। ठीक है, तो आज इस चीज़ को ज़रा समझा जाए कि एक डायग्राम से बेसिक टर्म कुछ हैं वो समझे जाएँ। आज हमारे पास जो भी एसेट है, सपोज दैट मशीन लिया था, CNC मशीन लिया था, उसकी कीमत 10 लाख थी। तो आज जो एसेट है उसको हम कह रहे हैं प्रेजेंट वर्थ ऑफ द एसेट, है ना। कुछ समय के बाद जो उसका एसेट की वैल्यू होगी उसे कहेंगे फ्यूचर वर्थ ऑफ द एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम मशीन हमारे पास नहीं है, वो मनी है। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख रुपए है मेरे पास है, तो कुछ सालों के बाद 5 साल 10 लाख साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। एक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा उसके बेसिस पे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बैंक में आज जाएं और कहें कि मैं आपको 5 इयर्स के लिए 10 लाख रुपीज़ की FD करा रहा हूँ। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट, मीन्स मैं आज आपको 10 लाख रुपीज़ दूंगा बैंक को और आफ्टर 5 इयर्स मैं आपसे पैसा लूँगा, तो मुझे आप कितना देंगे। तो वो 10 लाख तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपका है ही है, प्लस इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कुछ कैलकुलेट करके कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको मिलेगा, उसे आप कहेंगे फ्यूचर वर्थ, है ना। इट मीन्स जब हम प्रेजेंट वर्थ से फ्यूचर वर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। मीन्स कि आपके पास प्रेजेंट वर्थ कुछ है, हम आगे उस मनी की वैल्यू क्या होगी ये जानना चाह रहे हैं, देन दैट इज़ नोन एज कंपाउंडिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि 5 साल के बाद मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तो आज मैं आपको कितना दे दूं, आज मैं कितना वन टाइम कितना पेमेंट कर दूं। इट मीन्स आपको पास फ्यूचर वर्थ है, 15 लाख रुपीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आपके पास, और आप उनसे कह रहे हैं कि मैं आज आपको कितना डिपॉजिट कर दूं जिससे मुझे 15 ईयर्स के बाद कहते हैं 10 लाख मिल जाए। तो आप रिवर्स चल रहे हैं। फ्यूचर वर्थ आपको मालूम है कि आपको 10 लाख रुपीज़ चाहिए,
और इस समय कितना जमा करना है ये आप जानना चाह रहे हैं। तो रिवर्स जब चलते हैं तो एक कंपाउंडिंग का उल्टा रिवर्स हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग। मीन्स फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आना, इसको डिस्काउंटिंग कहेंगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना, इसको हम कंपाउंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ को क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट सम P, प्रेजेंट वर्थ ऑफ एसेट P एंड फ्यूचर वर्थ ऑफ एसेट F एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज I। ये बेसिक टर्म्स हो गए। और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से स्कूल लेवल पे पढ़े हैं, वो यही फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, कि फ्यूचर वर्थ कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको सबको मालूम है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अगर हमें P मालूम है तो F निकाल सकते हैं, F मालूम है तो P निकाल सकते हैं, P से F निकालने को कंपाउंडिंग कहेंगे और F से P निकालने को डिस्काउंटिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो ये P से F निकाल सकते हैं। जैसे बैंक में आज आपने कुछ जमा किया तो कितने साल, 10 साल के बाद जो टाइम एंड ड्यूरेशन यहाँ बीतेगा उसके बाद कितना मिलेगा, तो ये कंपाउंडिंग हो गया। आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे 10 साल के बाद इतना अमाउंट चाहिए, आज कितना जमा किया जाए, तो इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इसको डिस्काउंटिंग कहेंगे। ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी रिलेशंस हो सकते हैं, ज़रा इसके फॉर्म में आएंगे। कई बार जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, इसे आप RD कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या है? आप बैंक से कहते हैं कि मैं आपको हर मंथ या हर ईयर एक सर्टेन फिक्स अमाउंट जमा करूंगा, है ना। सपोज दैट मंथली आपने प्लान लिया, आपने कहा कि मैं हर मंथ 1000 रुपीज़ जमा करूंगा, 5 ईयर तक जमा करूंगा। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आप मुझे कितना अमाउंट रिकवर करेंगे। इट मीन्स उसमें हम इस प्रोसेस में क्या था कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, वन टाइम सिंगल पेमेंट इन्वेस्टमेंट था। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम आपको हर साल एक अमाउंट ऐसे ऐसे देते जाएंगे और एट द एंड ऑफ एन ईयर आप मुझे कितना देंगे, है ना। ये निकालना चाह रहे हैं। इसमें एक टर्म और आ रहा है इन P और F के अलावा, जिसको हम कह रहे हैं A का मतलब क्या है? एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब कि रेगुलर बेसिस पे मनी का मिलना या मनी को बैंक में जमा करना या किसी प्रोजेक्ट में लगाना रेगुलर बेसिस पे। जैसे मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस अमाउंट है, आपने भी क्वेश्चन पढ़ा 500 रुपीज़ पर डे का था, तो ये तो लगना ही लगना है, पर डे 500 लगना है। ठीक है ना। तो इसको कह रहे थे। तो ये जब टर्म आ जाता है तो P, F और A के साथ कुछ 6 फॉर्मूलेज डेवलप होते हैं। इसके हम मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जा रहे हैं, ये फाइनेंस का इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। ये फॉर्मूले ड्राइव होकर निकलेंगे, आप चाहेंगे तो आपको बेसिकली मिल भी जाएगा आसानी से। ये फॉर्मूला आपने स्कूल लेवल तक पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले से ये 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये 2 कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसी फॉर्मूले से दिखाई पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? पहला क्या है? सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। एक बार इसमें क्या है, ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका है F/P। जब आप लिखते हैं तो F कैलकुलेट करते हैं, P नोन होता है। मीन्स P गिवन है और F को कैलकुलेट करना है। तो P गिवन है, F कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट में 1 + i की पावर n है, इसको कह रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, ये फैक्टर है। मीन्स अगर हम P को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें F मिल जाएगा। सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ हमने क्या मालूम चला, हमें P गिवन था, F निकालना था। इट मीन्स ये एग्जाम्पल किसका हो गया? कंपाउंडिंग का। ठीक है, P गिवन है, F निकालना है। इसी को रिवर्स कर दें, है ना, कि हमें कहते हैं F गिवन है, P निकालना है, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग हो गया। ठीक है। थर्ड देखा जाए, यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। A गिवन है, P निकालना है। इसको जरा इन 3-4 को नेक्स्ट स्लाइड में समझा जाए। जैसे ये थर्ड वाला देखा जाए, थर्ड वाले को, कि हमारे पास थर्ड हमें A गिवन है। A गिवन होने का मतलब क्या है कि सपोज दैट ये कुछ हमें स्टार्टिंग में ये A है, हम हर महीने या हर साल के अंत में एक अमाउंट कहीं लगा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और इस तरह करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लास्ट में हमें इसका रिवर्स हो गया, हमें A गिवन है और P निकालना है। मीन्स कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी बैंक में एक बार में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर दें जिससे मुझे हर महीने कुछ अमाउंट मिलता रहे। जैसे एक पेंशन स्कीम अगर आप लेना चाहते हैं,
आपने एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया और उसके बाद उसके जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आपको हर बार हर मंथ कुछ ना कुछ ये अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि हमें ए गिवन है ना, और आप पी निकालना चाह रहे हैं कितना अमाउंट जमा कर दें ये आपको नहीं पता। आप कह रहे हैं मुझे पेंशन पर मंथ चाहिए 5,000 रुपीज़, तो आज मैं आपको कितना दे दूं, तो आप ये निकालना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके का प्लान है। ये बैंक के रिस्पेक्ट में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा आसान लगता है समझने में, और चाहे तो इसको प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम कर लें किसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज़रा कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर। इसमें क्या है कि हमें गिवन पी होगा और ए निकालना होगा। ठीक है, ए कैलकुलेट करना होगा। मीन्स हम किसी प्लान में हमने आज एक अमाउंट डाला, ये हमें मालूम है कि सपोज दैट हमने 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे इनपुट किया, इन्वेस्ट किया। अब उसके बाद हमें हर मंथ या हर ईयर में कितना मिलना है ये हम निकालना चाह रहे हैं। ए इसको कैलकुलेट करना चाह रहा है। इन दोनों में क्या है, रिवर्स है। यहाँ ए नोन था, पी कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पी नोन है, ए कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को ए से मल्टीप्लाई कर दें, पी मिल जाएगा। इस फैक्टर को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एनओटी मिल जाएगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। ठीक, मीन्स अगर हम किसी प्लान में हर महीने हमें कैलकुलेट करना है, ए गिवन है और फ्यूचर वर्थ कैलकुलेट करना है। हर महीने हम कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि लास्ट में फ्यूचर वर्थ में हमें कितना अमाउंट मिलेगा, ए। ठीक है, हमें फ्यूचर वर्थ को कैलकुलेट करना है, ये निकालना है, और एक ये नोन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए सिंकिंग फंड मेथड, हमें गिवन क्या है, फ्यूचर, हमें ये मालूम है और इसका रिवर्स ये निकालना है। तो ए और एफ और पी, इन 3 टर्म के साथ ये 6 फॉर्मूले डेवलप्ड हैं। इनकी कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। बस ये फैक्टर्स आपको याद हों तो इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा सिर्फ ये मिला कि हम किसी भी तरह के कैश फ्लो को किसी भी टाइम पे ले जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे सभी कैश फ्लो को फ्यूचर में ले आएँ, ये सारे कैश फ्लो है, हम चाहें तो सारे अमाउंट को कैलकुलेट करके फ्यूचर में एक जगह देख लें कंपेयर करने के लिए, या सारे कैश फ्लो को प्रेजेंट में ले आके कैलकुलेट करके देख लें, कंपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम यही करेंगे कि सारा का सारा कैश फ्लो प्रेजेंट या फ्यूचर में ले जाएंगे, जिससे कि हमें कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, और इसके लिए फिर हम लोग टेक्निक यूज़ फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ मेजर टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और उन टेक्निक के नाम क्या है, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वर्थ वैल्यू, डिस्काउंटिंग पेमेंट पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ मेथड्स होंगे जिसको हम अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ टू मच फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड आई होप कि इन 6 फॉर्मूलेज को आप थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलें तो कुछ मेथड्स के साथ इन फॉर्मूलों को और कुछ प्रॉब्लम के साथ इसको यूज कर सकें। थैंक यू सो मच।